हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हाल ही में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। यह रिपोर्ट भारत में बेरोजगारी की स्थिति और भारत में युवाओं के बीच में रोजगार की क्या स्थिति है, इसको बताती है। आज की इस वीडियो में इस रिपोर्ट पर बात करेंगे और आगे समझते हैं कि बेरोजगारी क्या है और आखिर भारत में बेरोजगारी की वजहें क्या क्या हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने IHD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग शिक्षित युवा हैं, यानी कि देश के बेरोजगारों में युवाओं की संख्या 83% है। ILO की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या साल 2000 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। साल 2000 में कुल युवा बेरोजगारों में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या 35.2% थी, लेकिन 2022 में ये बढ़कर 65.7% हो गई है। अब आगे समझते हैं कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी समझने के लिए दो चीजें जानने की जरूरत है। पहला है लेबर फोर्स और दूसरा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगर बात करें लेबर फोर्स की, हर आयु वर्ग का व्यक्ति काम नहीं करता। संस्थाएं मानती हैं कि काम करने वालों की उम्र 15 to 65 एज की होती है, जिसे हम वर्किंग एज ग्रुप भी कहते हैं। और इस वर्किंग एज ग्रुप की कुल जनसंख्या में से जितने लोग काम कर रहे हैं या फिर जितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, इनका टोटल लेबर फोर्स कहलाता है। अगर बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो इस वर्किंग एज ग्रुप में से कितने % लोग लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, इसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। अब आते हैं बेरोजगारी की परिभाषा पर। अर्थशास्त्र की भाषा में बेरोजगारी का मतलब है वह सिचुएशन जब लेबर फोर्स का कोई व्यक्ति रोजगार ढूंढ रहा है, रोजगार करने लायक है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। और इसी से बेरोजगारी दर भी निकालते हैं, यानी कि लेबर फोर्स में बेरोजगारों का प्रतिशत, और इसे ही बेरोजगारी दर कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन भारत के मामले में असली समस्या बेरोजगारी दर से नहीं बल्कि लेबर फोर्स से शुरू होती है। लेबर फोर्स से पता चलता है कि वर्किंग एज ग्रुप का कितना बड़ा हिस्सा काम कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक संस्था है जो आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट्स और आंकड़े पब्लिश करती है। इसके हिसाब से अक्टूबर टू दिसंबर 2023 के बीच 20 से 24 की एज ग्रुप में 44.3% युवा बेरोजगार थे और 25 से 29 एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर 14% से ज़्यादा थी। अब एक तरफ युवा बेरोजगारी से परेशान होकर सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किए, और दूसरी तरफ सरकारें अपनी उपलब्धियों का बाजा बजा रही हैं। CMIE के अनुसार भारत में वर्किंग एज ग्रुप जनसंख्या का 79%, यानी कि भारत में हर 100 में से 79 लोग वर्किंग एज ग्रुप के हैं, और देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। तो इस हिसाब से देश की वर्किंग एज ग्रुप की संख्या करीब 111 करोड़ है। लेकिन CMIE की जून 2023 में आई सालाना रिपोर्ट के हिसाब से दिक्कत यह है कि इस 111 करोड़ की जनसंख्या में 92.2% महिलाएं और 33.6% पुरुष ना ही कोई रोजगार कर रहे हैं और ना ही रोजगार ढूंढ रहे हैं। मतलब कि देश के वर्किंग एज ग्रुप के 68 करोड़ लोग देश में ना ही रोजगार कर रहे हैं और ना ही रोजगार ढूंढ रहे हैं। और अगर अब बात करें ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार के बारे में, ILO की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या का 26% कृषि क्षेत्र में काम करता है, लेकिन भारत में आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। भारत में 44 वर्कर्स कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन में 24% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। बांग्लादेश में 37% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। किसानी में जॉब क्वालिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। किसानों को अक्सर घाटा भी सहना पड़ता है और ये बहुत हद तक मानसून पर भी निर्भर करता है। कई और फैक्टर्स भी हैं। इसके बावजूद भारत में बड़े पैमाने पर लोग खेतों में काम करते हैं। इसका कारण है कि स्किल्स की कमी होना और अच्छी नौकरियों का ना होना। बात सिर्फ इतना ही नहीं है कि देश में टोटल लेबर फोर्स 44 करोड़ है, यानी कि देश में करीब 44 करोड़ लोग काम करते हैं। इनमें से 13 करोड़ लोग मनरेगा के एक्टिव वर्कर्स हैं, जो कुल रोजगार का 29% है। अब सवाल ये उठता है कि अगर देश की लेबर फोर्स का इतना बड़ा हिस्सा मनरेगा जैसी एक योजना पर निर्भर है, क्योंकि इस योजना के तहत काम करने के लिए किसी स्किल्स की जरूरत नहीं है। कोविड के दौर में ऐसी कई खबरें सामने आई जहां ग्रेजुएट भी मनरेगा के तहत काम कर रहे थे। और यहाँ दिहाड़ी कितनी मिलती है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर 221 रुपये से लेकर 357 रुपये तक प्रतिदिन की दिहाड़ी दी जाती है। और इस स्कीम में भी साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी है, 365 दिनों की रोजगार की गारंटी नहीं है। अब आगे देखते हैं कि रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 में एम्प्लॉयड लोगों की संख्या 40 करोड़ 60 लाख थी, जिसमें से सिर्फ लगभग 4 करोड़ महिलाएं थीं।
यानी कि कुल एम्प्लॉयड लोगों में 10% से भी कम हिस्सेदारी महिलाओं की थी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इन 4 करोड़ महिलाओं में से 48% छोटी मोटी ट्रेडर या मजदूर हैं और 18% किसान हैं। 4 करोड़ में सिर्फ 23.4% महिलाओं के पास सैलरी जॉब्स या एक निर्धारित इनकम है। अगर संख्या में बात करें तो करीब 94 लाख। इससे पता चलता है कि अगर 4 करोड़ में से सिर्फ 94 लाख ही काम करें तो रोजगार के मामले में महिलाओं की क्या स्थिति है। बाकी जो मेहनत मजदूरी से रोजाना दिहाड़ी कमाती हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े के हिसाब से महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 के मुकाबले 2022-23 में 10% बढ़ा है। 2022-23 में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 27.8% था। हालांकि इस साल जनवरी में आई इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ज़्यादातर महिलाएं घरेलू उद्योग में हेल्पर की तरह काम करती हैं, जिनके लिए उन्हें कोई रेगुलर सैलरी भी नहीं मिलती। ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2022-23 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40% था। मतलब कि वर्किंग एज ग्रुप और लेबर फोर्स के बीच 39% का फर्क है। यानी कि 2023 में CMIE के हिसाब से 8% बेरोजगारी दर थी। तो सोचिए, सरकारें आपकी बेरोजगारी वाली समझ को अपनाकर इसका कैलकुलेशन करें तब यह संख्या कहाँ तक पहुँच जाएगी। अब आगे समझते हैं कि बेरोजगारी के पीछे की वजह क्या क्या है, जिसमें से पहला है लो स्किल्ड लेबर फोर्स, यानी कि जिसमें कौशल की कमी है। इस देश में वर्किंग एज में आने वाले लोग पर्याप्त कार्यकुशलता नहीं रखते। वर्किंग एज ग्रुप यानी कि 15 साल की उम्र से ऊपर की जनसंख्या, इसमें लेबर फोर्स और नॉन लेबर फोर्स दोनों ही जुड़े होते हैं। इसमें लगभग 60% आबादी है। अगर गिनती में कहें तो 90 करोड़ लोग, और इसमें से 18 करोड़ लोग तो छठी पास भी नहीं हैं और 34 करोड़ लोगों की मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बस 12 तक ही है। इसमें सिर्फ 12% लोग ही ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। और इसके पीछे की मेन वजह है सरकारी एजुकेशन सिस्टम। देश के ज्यादातर गरीब परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजते हैं। गरीबी की वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे काम करवाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई बार गरीबी से मजबूर होकर लोग अपने बच्चों को होटल ढाबे पर काम करने के लिए भेज देते हैं। सरकारों की विफलता और गरीबों की मजबूरी के चलते देश को लो स्किल लेबर की बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। देश में टेक्निकल एजुकेशन बहुत महंगा है। IIT, IIM जैसे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, सबकी फीस लाखों में है। और अगर देश में हाई स्किल लेबर होगा तो उस देश में टेक्निकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग। ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज़्यादा होगी, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। और हाई स्किल लेबर की सैलरी भी अच्छी मिलती है। मार्केट में जितना ज़्यादा डिमांड होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिसके लिए और लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। और अगर भारत का हाल देखें तो भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर मोबाइल असेंबलिंग का काम होता है, यानी मोबाइल के पार्ट्स दूसरे देशों से बनकर आते हैं और भारत में उन्हें असेंबल किया जाता है। शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज देश में लगभग नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर हैं। और अगली बड़ी वजह है ज़्यादातर यूनिकॉर्न्स का लगातार लॉस में होना। यूनिकॉर्न आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिनका कुल वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो, आज की तारीख में करीब 8,300 करोड़ से भी ज़्यादा हो, जैसे कि ओला, पेटीएम, बाइजूस, फ्लिपकार्ट है। देश में ऐसी 113 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ऊपर है। 2 साल पहले तक इनमें बहुत सी कंपनियां तेजी से हायरिंग कर रही थीं। इन सभी ने लाखों डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नौकरियां दी। डायरेक्ट नौकरी यानी कि जब इन कंपनियों ने खुद लोगों को हायर किया हो, और इनडायरेक्ट यानी कि जब इनकी वजह से अर्थव्यवस्था में और नई नौकरियों का निर्माण हुआ हो। साल 2022 तक देश में 100 यूनिकॉर्न्स थे, जिसमें से 69 यूनिकॉर्न लॉस में थे। और इस लॉस यूनिकॉर्न में बाइजूस सबसे आगे था और फ्लिपकार्ट भी इसी लिस्ट में है। और अगली सबसे बड़ी वजह है सरकारी नौकरी में भर्ती देरी से होना। केंद्र सरकार में स्वीकृत पदों की संख्या 40 लाख से अधिक है। 1 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार में 9,64,000 पद खाली थे। इनमें से रेलवे में अकेले 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली थे और इन पदों की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और इसके विरोध में पिछले 1 साल में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किए। पिछले साल देश के शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सरकारी विद्यालयों में 8,40,000 शिक्षकों के पद खाली थे, जिसमें से 7 लाख से ज़्यादा पद एलिमेंट्री लेवल पर खाली थे। एलिमेंट्री लेवल यानी कि क्लास 1 से 8 तक, और सेकेंडरी लेवल यानी कि कक्षा 8 से 10वीं क्लास के टीचर्स के 1,20,000 पद खाली थे। एक साइड तो लगभग 85 लाख से ज़्यादा लोग नौकरी के लाभ से दूर हैं, वहीं दूसरी तरफ उन बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है जिनको सही शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है। आगे चलकर यही बच्चे फिर से अनस्किल्ड लेबर का हिस्सा बनेंगे।